अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्पीचिफायर चैनल। आज हमने चैप्टर 11 साउंड 10th क्लास इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को प्रेस करें। और इसकी ये भी कि आपके लिए फ़ायदे में है कि ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप उस तक पहुँच सकें। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स दैन लिक्विड एंड गैसेज। कि गैसेस और लिक्विड के लिहाज से सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा क्यों होती है, साउंड जो है वो फास्टर क्यों ट्रैवल करता है। तो इसका आंसर ये है, साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव विच ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल वेव कौन सी होती है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर जाती हैं। बहरहाल साउंड की बात हो रही है। तो साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव विच ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। When the particles are closely placed, the speed is fast, so sound travels faster in solids than liquids and gases. जब पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन कम होगी तो ज़ाहिर है जो साउंड एनर्जी है वो एक पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, दिस वे लाइक के वो जो साउंड एनर्जी है वो जल्दी पास ऑन हो जाएगी और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस के, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होती है। तो साउंड एनर्जी लाइक एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पहुंचने में टाइम लेती है। तो ओवरऑल स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो गैसेस में सबसे स्लो होती है, उससे कंपैरेटिवली फास्ट 5 टाइम्स होती है लिक्विड्स में, एंड गैसेस के लिहाज से 15 टाइम्स होती है सॉलिड्स में। सो स्पीड ऑफ साउंड इज इन सॉलिड इज़ ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द मीडिया फ्रॉम ऑल द वी कैन मैटर स्टेट्स वी कैन से बिटवीन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। सेकंड क्वेश्चन है कि वाई आर वी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस। के दो आवाज़ें जिनकी लाउडनेस सेम है, हम आवाज़ों में डिस्टिंग्विश इनको कैसे कर सकते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे उनमें फ़र्क कर सकते हैं। तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस बिकॉज ऑफ देयर पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। कह रहे कि आल्दो दो साउंड्स की लाउडनेस सेम है लेकिन बावजूद इसके हम उनमें फ़र्क कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पिच ऑफ द साउंड्स एंड द क्वालिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस ओनली डिटरमिन्स द लेवल ऑफ साउंड। कि लाउडनेस जो होता है वो जस्ट उसकी आवाज़ की बुलंदी है, उसके लेवल बताता है। बाकी अगर आवाज़ों में डिफ्रेंशिएट करने की बात करें तो वो पिच होती है और क्वालिटी ऑफ साउंड होती है जिसकी बेस के ऊपर आप दो आवाज़ों के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। पिच जो होती है वो ये डिटरमिन करती है कि कोई आवाज़ कितनी श्रिल है या ग्रेव है, मतलब बारीक है या मोटी है, भारी आवाज़ है। और क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है कि उसमें हर एक साउंड की एक अपनी क्वालिटी होती है जिसकी बेस के ऊपर आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है कि वाइब्रेटिंग मोबाइल फ़ोन ऑन वुडन टेबल साउंड्स लाउडर देन हेल्ड इन हैंड वाई। कि अगर वाइब्रेटिंग मोबाइल फ़ोन है उसको अगर आपने टेबल पे प्लेस किया हुआ है तो उसकी वाइब्रेशन की साउंड ऊंची होती है, ज़्यादा होती है आवाज़ उसकी एज़ कम्पेयर टू द वाइब्रेटिंग मोबाइल इन हैंड। कि वही मोबाइल वाइब्रेटिंग अगर आपने हाथ में पकड़ा हो तो उसकी वाइब्रेशन की जो लाइक एक आवाज़ है, जो लाउडनेस है वो कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है, वुडन टेबल इज़ अ सॉलिड मटेरियल whose particles vibrate with the vibration of mobile phone and produce sound louder। कि जो वुडन टेबल है वो ज़ाहिर सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं और वाइब्रेशन ऑफ मोबाइल के साथ वो वाइब्रेट करते हैं जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो विच इज़ लाउडर। while our hand is a soft material and the maximum energy is absorbed and amplitude of vibration decreases and hence the loudness। कि हमारा जो हाथ है वो ज़ाहिर है कि एक सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है और इसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और जो साउंड की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ करता है और जिसकी वजह से लाउडनेस भी डिक्रीज़ हो जाती है। Question number 4 says that during a match in cricket stadium, you see a batsman striking the ball, but we hear stroke sound slightly later. Explain this time difference। कि जब आप कोई क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रहे हो तो आप बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो स्ट्रोक तो आप बहुत जल्दी देखते हैं, पहले देखते हैं, और उसकी जो आवाज़ है वो आपको कुछ सेकंड्स या लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद आती है। लाइक जो आप बैट्समैन को हिट करते हुए देखते हैं वो कुछ पहले होती है और उसकी जो साउंड होती है वो आपके कान तक थोड़ा लेट पहुंचती है। कि ऐसा कैसे मुमकिन है? एक्सप्लेन दिस टाइम डिफरेंस, इसको एक्सप्लेन करें। तो आंसर ये है, व्हेन वी सी समथिंग वी नीड लाइट रेज। कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम लाइट का यूज़ करते हैं। एंड व्हेन वी हियर समथिंग वी नीड साउंड वेव्स। और जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें साउंड वेव्स चाहिए होती हैं। एज वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ साउंड।
हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूँ तो लाइट की स्पीड जो है वो तकरीबन इट इज़ कैलकुलेटेड विच इज़ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एवरेज अगर हम देखें तो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे जितना स्पीड का डिफरेंस है साउंड में और लाइट में, उसी लिहाज से जो डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं बैट से लेके आपके कान तक वो भी डिफरेंट है। सो जो लाइट रेज हैं वो जल्दी पहुंच जाती हैं, आपको स्ट्राइक जो बैट्समैन का स्ट्रोक है वो जल्दी नज़र आ जाता है, बट साउंड वेव चूँकि कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेती हैं तो वो जो साउंड है स्ट्रोक की वो आपको थोड़ी सी लेट सुनाई देती है। ये रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हाउ मच इंटेंसिटी लेवल इंक्रीजेज व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाउडर साउंड इज़ डबल द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। कि अगर आपके पास एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी डबल है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से, तो उसके इंटेंसिटी लेवल में कितना इंक्रीज़ आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के उस आवाज़ की इंटेंसिटी जो मध्यम तरीन आवाज़ है हमारे लिए, लाइक जो हम कम से कम आवाज़ हम सुन सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी होती है, उसको हम लिखते हैं I0 हैं, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाउडर साउंड जो कि फेंटेस्ट से डबल है उसको हम I लिखते हैं, और I इज़ इक्वल टू 2I0, यानी कि I0 के डबल है 2I0, और इक्वल टू 2 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आपके पास दोनों इंटेंसिटीज आ गई हैं, I और I0 की वैल्यू। I0 आपके पास फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, और I जो है लाउडर साउंड है जो कि डबल है I0 से, यानी कि 2I0 के इक्वल है। तो इंटेंसिटी लेवल हम फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू K log I ओवर I0, और K की वैल्यू हम 1 लेते हैं जब हम इसको बेल में मेंशन कर रहे होते हैं, और अगर हम डेसिबल में मेंशन करें इंटेंसिटी लेवल को तो फिर वहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ log से पहले 10 का फैक्टर आ जाता है। बट अभी हम चूँकि इसके बेल में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 ही लेंगे। सो 1 log I ओवर I0, I की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय I0 जिसकी वैल्यू है 10⁻12। सो इसको 10⁻12 को ऊपर लेके जाएंगे, बेसिस कंबाइन करेंगे, मैथमेटिक्स का स्टेप आपको पता है, 2 × 10⁻12 प्लस 12 यानी कि 10⁻0, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि वो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। सो log 2 × 1, और log का रूल ये है कि जब दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो तो log आप सेपरेट करते हो तो log वो जो मल्टीप्लाई वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो log 2 + log 1 इक्वल टू log 2 + 0। log 1 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 0 ही होती है log 1। तो आपके पास जो फैक्टर आ गया log 2, इसका मतलब क्या है, जो इंटेंसिटी लेवल है वो log 2 आ रही है, और अगर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की आप इंटेंसिटी देखें तो वो 0 होती है। तो इंक्रीज़ कितना हुआ साउंड इंटेंसिटी डबल करने से, जस्ट log 2 की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। सो आप लिख सकते हैं, सो इंटेंसिटी लेवल इंक्रीजेज बाय log 2, या फिर इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके log 2 की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, मैंने इसको log 2 ही लिख दिया। आप इसको log 2 भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आगे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम लोगों को इसका डिफरेंस पता होता है। मैं जो आपको इसका डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, बस ये है कि आप इसको गौर से सुनिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि 2 सिंगर्स आर सिंगिंग टुगेदर सिमल्टेनियसली विद इंटेंसिटी लेवल 60 dB ऑफ ईच इन अ हॉल। 2 सिंगर्स हैं जो कि कोई गाना गा रहे हैं, लाइक दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। हर एक की जो इंटेंसिटी लेवल है वो 60 dB है। अब क्वेश्चन ये है कि इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन द हॉल इज़ डबल, कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो क्या वो हॉल के अंदर इंटेंसिटी डबल है, ये दोनों को लाइक ऐड किया जा सकता है या नहीं। और सेकंड है, इज़ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ डबल, क्या इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड भी डबल है कि नहीं। एक आपने ये बताना है कि क्या इंटेंसिटी डबल हो जाती है कि नहीं 2 सिंगर्स के एक साथ गाने से, और सेकंड आपने ये बताना है कि क्या अगर इंटेंसिटी डबल होती है या नहीं होती तो क्या इंटेंसिटी लेवल डबल होता है या वो भी नहीं होता। सो सबसे पहले आंसर ए, इनके ए पार्ट को ये है यस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ डबल। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो वो डबल हो जाती है, क्यों? बिकॉज इंटेंसिटी इज़ डिफाइंड एज साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। When there are 2 sources of energy, when there are 2 singers or 2 sources of energy,
देयर एनर्जी एड्स अप एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड गेट्स डबल्ड। ज़ाहिर है कि देखें आपने ये देखना था इंटेंसिटी फाइंड करते हुए कि एक यूनिट एरिया में से पर सेकंड कितनी एनर्जी पास कर रही है। अब ज़ाहिर है अगर साउंड का एक सोर्स है तो वो एनर्जी कम पास कर रही होगी, अगर दो सोर्सेज तो एनर्जी डबल हो जाएगी, तीन सोर्सेज हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगी। इस तरीके से अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया वो तो बढ़ती जाएगी, वो तो डबल होगी अगर आपके पास दो सोर्सेज हैं या 2 सिंगर्स हैं, तो इंटेंसिटी जो है वो तो डबल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इंटेंसिटी लेवल की, यानी कि पार्ट बी। नो, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ नॉट डबल्ड। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो वो डबल नहीं होगी, क्यों? बिकॉज इंटेंसिटी लेवल इज़ एक्सप्रेस्ड इन लॉगरिथमिक स्केल। इंटेंसिटी लेवल को आप लॉगरिथमिक स्केल में एक्सप्रेस करते हैं, एंड लॉगरिथमिक वैल्यूज़ आर नॉट एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड एज ऑर्डिनरी नंबर्स। जो लॉगरिथमिक वैल्यूज़ होती हैं उनको आप नॉर्मल प्लस माइनस की तरह लाइक 2 + 3 5 इस तरीके से आप log 2 + log 3 को log 5 नहीं कह सकते, ठीक है। और नॉट एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एज ऑर्डिनरी नंबर्स। व्हेन इंटेंसिटी इज डबल्ड इट ओनली इंक्रीजेज इंटेंसिटी लेवल बाय log 2। ये पिछले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी हमने देखा है कि जब इंटेंसिटी के डबल करने से इंटेंसिटी लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो जस्ट log 2 टाइम इंक्रीज़ होता है, मतलब इसमें जो एडिशन होता है वो log 2 का होता है। तो यहाँ पे लाइक ये है कि फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हैं कि इंटेंसिटी तो डबल हो जाएगी, बट इंटेंसिटी लेवल जो है वो लॉगरिथमिक स्केल है, उसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। उसमें इंटेंसिटी लेवल में इंक्रीज़ तो होगा बट वो log 2 का इंक्रीज़ होगा, ये डबल नहीं होगा। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। लें जी एक और क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7 के इफ़ पिच ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज्ड देन व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड। ये 5 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम पिच इंक्रीज़ कर देते हैं। और पिच इंक्रीज़ करने का इनडायरेक्ट मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करना, क्योंकि आपको पता है कि पिच एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी पिच बढ़ती जाएगी, लेकिन बाकियों के साथ इसका क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट है फ्रीक्वेंसी, तो ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्रीज्ड एज पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी। सेकंड है स्पीड, स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, क्यों? एज वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे एफ और लैम्डा के साथ 2 एरोज मैंने शो किए हुए। एफ मीन अपवर्ड, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ एट द सेम टाइम लैम्डा या वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है। तो जब प्रोडक्ट है इनका मल्टीप्लिकेशन है जो वो सेम रहती है, तो ओवरऑल वी आपके पास कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। थर्ड सी पार्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी इज़ इंक्रीज्ड एज एनर्जी फ्लो पर सेकेंड इंक्रीजेज। अब ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ होगी तो पर सेकंड ज़्यादा वेव्स पास करेंगी, जब ज़्यादा वेव्स पास करेंगी तो ज़्यादा एनर्जी पास करेगी, ज़्यादा एनर्जी पास होगी तो मीन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लाउडनेस रिमेंस कांस्टेंट एज लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड बट नॉट अपॉन फ्रीक्वेंसी और पिच। जो लाउडनेस है वो तो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उतना ही उसकी लाउडनेस बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी या पिच के बढ़ने से उसकी लाउडनेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। सो लाउडनेस रिमेंस है। लास्ट है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ डिक्रीजेज एज लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ज़रा जब पिच बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा कम हो जाएगा, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि वेवलेंथ जब वो उसकी डिक्रीज़ कर जाएगी एज पिच इंक्रीजेज। यहाँ पे एक मज़े का क्वेश्चन आ गया है कि वाइब्रेटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस साउंड। When a pendulum vibrates, we do not hear its sound. Why? क्या हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी जो वाइब्रेटिंग है, जो वाइब्रेट करती है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो पेंडुलम भी तो वाइब्रेट करता है, पेंडुलम भी तो ऑसिलेशन देता है। सो पेंडुलम फिर साउंड प्रोड्यूस क्यों नहीं करता? हम पेंडुलम की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते? क्वेश्चन ये है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ये है कि बिकॉज फ्रिक्वेंसी ऑफ पेंडुलम लाइज बिलो द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। हाँ जी, ये बात है कि जो पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी है वो नॉर्मल ह्यूमन ईयर की जो रेंज है, लाइक ह्यूमन ईयर की रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से जो ऊपर और 20,000 हर्ट्ज से नीचे, इन दरमियान की आवाज़ें जो भी है उसको हमारा ये जो रिस्पॉन्ड करता है, हमारा कान उसको सुन सकता है। जो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ें हैं, 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ें हैं, या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें, हमारा कान उनके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी हम उनको नहीं सुन पाते। तो ज़ाहिर है जो पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इतना तेज़ कभी भी वाइब्रेट नहीं करता कि वो 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशंस ले, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो, हमेशा उससे कम ही होती है। इस वजह से उसकी जो वाइब्रेशन की साउंड है वो हम नहीं सुन सकते। अगर इसके बाद लिखा हुआ है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम वुड हैव बिन इक्वल और ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, कि अगर बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से हम पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती या इक्वल होती 20 हर्ट्ज के,
वी वुड हैव बिन एबल टू हियर इट्स साउंड, तो हम बिल्कुल इसकी आवाज़ सुन सकते, यानी हम इसकी आवाज़ सुनने के काबिल हो जाते अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ या 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती। लेकिन नॉर्मली जनरली इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ से भी नॉर्मली कम होती है, या लाइक आई मीन कि बहुत कम होती है। इस वजह से इसकी जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो हम नहीं सुन सकते क्योंकि ये हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज से बाहर हो जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2 स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द कॉरिडोर ऑफ योर स्कूल, यू कैन हियर देम इन योर क्लास रूम बट यू कैन नॉट सी देम वाई। कि आप किसी क्लासरूम में और आपके 2 फ्रेंड जो हैं वो कॉरिडोर में बातें कर रहे हैं, आप क्लासरूम के अंदर हैं, आप उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप उनको सुन सकते हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। ऐसा क्यों है भाई? आप उनको जब सुन रहे हैं तो आप क्लासरूम के अंदर बैठे बैठे आपको नज़र भी आने चाहिए। आल्दो वो आपकी आंखों के सामने, खिड़की या विंडो के सामने नहीं है, साइड पे हैं, कहीं राउंड द कॉर्नर है, लेकिन फिर भी आप उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो फिर आपको क्लास के अंदर बैठे हुए वो नज़र भी आने चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है? आंसर ये है कि साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी मच मोर लेसर देन लाइट वेव्स, के साउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है लाइट वेव से। एंड साउंड वेव के बारे में बात हो रही है कि हैव वेवलेंथ मच मोर ग्रेटर देन लाइट वेव्स, कि लेकिन साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो लाइट वेव से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी तो बहुत कम है, लेकिन उनकी वेवलेंथ कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है लाइट के कंपैरिजन में। सेकंड पॉइंट, द वेव्स विद ग्रेटर वेवलेंथ बेंड मोर देन दैट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है। डिफ्रैक्शन क्या होती है कि कॉर्नर के या ऑब्स्टिकल्स के अराउंड जो वेव्स का बेंड होना होता है उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये डिफ्रैक्शन जो है ये डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी डिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट भी ज़्यादा होती है। सो साउंड में बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, साउंड में बेंडिंग ऑफ वेव वो ज़्यादा है, लाइट की जो बेंडिंग है वो कम है कंपैरेटिवली। सो हम क्या कहते हैं, सो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। So we can hear the students talking but cannot watch them because light travels in a straight line and the diffraction in the light is almost zero। कि साउंड जो वो तो कॉर्नर्स के अराउंड बेंड हो जाती है, वो जब आपके फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं उनकी आवाज़ें बेंड होकर आप तक पहुंच रही हैं, बट लाइट वेव ज़्यादा बेंड नहीं हो सकती, उसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होती है उतनी कम बेंडिंग होती है, इस वजह से आप उनको देख नहीं सकते हो। लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट आपकी आंखों के सामने जो चीज़ होगी स्ट्रेट लाइन में वही आपको नज़र आएगी। लाइट बेंड होके एजेस के अराउंड बेंड नहीं हो सकती, डिफ्रैक्ट नहीं हो सकती, इस वजह से आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन में देखते हो, जबकि साउंड बेंड हो सकती है और आप उसको राउंड द कॉर्नर सुन सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू कर्टन्स हेल्प टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ साउंड। ये जो कर्टन्स होते हैं, पर्दे होते हैं क्लास में लगे हुए या रूम में, वो किस तरीके से साउंड की लाउडनेस को कम कर सकते हैं या कम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हम आपको रेफ़र कर रहे हैं एकॉस्टिक प्रोटेक्शन की तरफ, ताकि हम आपको बताएं कि एकॉस्टिक प्रोटेक्शन है क्या। तो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन इज़ अ टेक्निक बाय विच अनडिज़ायरेबल साउंड इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसेज। एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करा सकते हो बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स, जैसे कि कारपेट्स हैं, रग्स हैं, इस तरह की चीज़ें, उनको आप यूज़ करते तो वो साउंड को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते, रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो इस वजह से वहाँ पे साउंड लेवल वो कम हो जाता है। ये था आपको हमने रेफ़र किया था एकॉस्टिक प्रोटेक्शन की तरफ, ताकि आपको एक सेंस बने, पता चले कि जिस एकॉस्टिक प्रोटेक्शन होता क्या या साउंड लेवल कैसे डिक्रीज़ करता है। अब आ जाते हैं कर्टन्स के ऊपर। एज कर्टन इज़ अ सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल, as curtain is a soft and porous material, so maximum sound energy is absorbed and hence sound level or loudness of sound is decreased। कर्टन की बात करें तो ये भी तो सॉफ्ट है, ये भी तो पोरस मटेरियल है, पोरस में मसामदार, लाइक छोटे छोटे जिसके अंदर सुराख होते हैं, तो ये भी तो ज़ाहिर है आपके पास ऐसे ही सॉफ्ट मटेरियल है, तो इसके अंदर भी मैक्सिमम एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है और इस वजह से जो लाउडनेस है या लेवल ऑफ साउंड है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन। What steps would you take to reduce or stop echoing in a large room? लार्ज रूम में, एक बड़े रूम में इको है, इको प्रोड्यूस हो रही है जब आप बोलते हो, तो उसको इको को आप कैसे रिड्यूस करेंगे या कैसे स्टॉप करेंगे। आप चाहेंगे कि इको ना हो तो आप क्या स्टेप्स उठाएंगे इसके लिए। तो इसका आंसर ये लिखेंगे हम कि वी कैन स्टॉप इकोइंग इन अ लार्ज रूम बाय अप्लाइंग एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। हम एकॉस्टिक प्रोटेक्शन अप्लाई करके जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसको ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो इको है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। अब उसको हम एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 3 स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने। सबसे पहले ये लिखा है कि बाय कारपेटिंग द फ्लोर,
फ्लोर को आप कारपेट कर दें। अब ज़रा फ्लोर से रिफ्लेक्शन तो आपने रोक दी कारपेट करने के बाद। सेकंड है कि बाय फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग मतलब मेकिंग सीलिंग इरेगुलर। आप जो स्मूथ जो आपका रूफ़ है, छत है, सीलिंग है, उसको आप इरेगुलर कर दें, उसके ऊपर फॉल्स सीलिंग अप्लाई कर दें, या लाइक इफ़ पॉसिबल कोई कारपेट टाइप की चीज़ उसके ऊपर भी लगा दें, तो ज़ाहिर है इस तरीके से आपके पास रिफ्लेक्शन जो वो सीलिंग से भी कम हो सकती है। बट सिंपल इज़ दैट बाय फॉल्स सीलिंग। एंड द थर्ड स्टेप इज़ बाय प्लेसिंग कर्टन्स ऑन द वॉल्स। अब अगर वॉल्स के ऊपर कर्टन्स को प्लेस कर दोगे तो ज़ाहिर से हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि कर्टन जो होते हैं वो सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स हैं, तो वो साउंड एनर्जी को मैक्सिमम तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते। तो इस वजह से जो कर्टन हैं वॉल्स के ऊपर वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे इको को स्टॉप करने में। सो गाइज आई होप के लेक्चर इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। रिक्वेस्ट ये है कि इस लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।